दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश आजादी का 25वीं सालगिरह मना रहा है और इसे मोदी सरकार ने अमृत महोत्सव, अमृत काल का नाम दिया है। कल से ही नहीं, पिछले एक हफ्ते से देश भर में आजादी के उत्सव अपने उफान पर है। शहर दर शहर, गली मोहल्ला, पारा टोला, सब तरफ तिरंगा यात्रा निकल रहा है। यही तिरंगा तो हमारी अनेकता में एकता की पहचान है। सरकार का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या उस तिरंगा यात्रा के उस गीत को हम याद करते हैं जिसकी गूंज हमारे चेतना में, हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देता है। एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ सारे देशवासी एक सुर में जब कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक गर्व महसूस होता है सभी भारतीयों को। एकता और अखंडता को लेकर कितनी ही इबादत लिखी गई। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में है। लेकिन क्या उस बात को याद हमें नहीं करना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? इकबाल ने। तिरंगे की डिजाइन किसने की? सुरैया ने। जय हिंद किसने कहा? ये सारी बातें हैं जिसे याद इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यही हमारी अनेकता में एकता का संदेश देती है। सिर्फ दीवारों पर सबका साथ सबका विकास लिख देने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता है। इसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। सच तो यह है कि अनेकता में एकता की गूंज हमारे लोकगीतों में है, हमारे त्योहारों में है। होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम के एक साथ मना लेने में है। आज भी सभी लोग एक साथ सारे त्योहार मनाते हैं और तिरंगा में वो तीन रंग जो है वो अनेकता में एकता का जो प्रतीक है वो हमें जीवन दर्शन देता है। जाति और धर्म में गुमराह करके सत्ता हासिल करने की राजनीतिक दलों की नीति जिस ढंग से हावी हुई है वह इस देश की लोकतंत्र प्रणाली पर गहरा आघात पहुंचाता है। लेकिन इसकी परवाह किसे है? गड़बड़ है बस यही कि हम जाति और धर्म को लेकर नए नए पैतरे गढ़ते हैं ताकि चुनाव में उसका फायदा मिल जाए। कई शब्द चित्र गढ़े जाते हैं लेकिन सत्ता की नीयत फुसफुसाती है, कहती है कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो आप वोट के लिए किसी एक वर्ग विशेष को किनारे कर रहे हैं। आजादी का यह दिवस पायदान तथा पायदाज नहीं है, वे हमारे हाथ के दर्पण हैं जिसके प्रतिबिंब पूरी दुनिया को दिखाई देता है। हम गोदड़ी के धागों सरीका मानवीय रिश्तों को गूंथा है आजादी के दीवानों ने, लेकिन इसकी कद्र किसे है? कुछ सपने पलकों में बिठाए हैं। वह सपना भूमसारे का था, दिन का नहीं था, लेकिन उसे भी कुचलने तोड़ने की कोशिश की गई। आदमी को जानवर में तब्दील करते। सत्ता की बात कहां से शुरू की जाए, कहां से खत्म की जाए, अनगिनत कहानी है। अब तो उन गरीबों के कल्याणकारी योजना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जब विपक्ष में रहते हुए वे खुद उस ढंग से रेवड़ी कल्चर जिसे वे कह रहे हैं, हालांकि हम इसे नहीं मानते, उसकी वकालत करते थे। आप किसी भी
उन चुनावों को देख लीजिए जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में नहीं है, वहां किस तरह के वादे किए जाते हैं। लेकिन आज जब वो अधिकांश जगह सत्ता में है तो विपक्ष द्वारा किए जा रहे वादे उन्हें रेवड़ी कल्चर नजर आ रहे हैं। सवाल बहुत से हैं इन दिनों में, लेकिन आजादी की अपनी मस्ती है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का के गीत के साथ हमें आगे बढ़ना है और उन मिथकों को तोड़ना है और उन विचारधारा से लड़ाई लड़ना है जो इस देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने सबसे मजबूत तरीके से सामने आने लगे हैं। दूसरी तरफ हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले। क्या छत्तीसगढ़ में धमकी चमकी का खेल शुरू हो गया है? क्या छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो आंदोलन कर रही है वह 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा? ये सवाल बहुत से हैं। लेकिन हाल ही में 9 पदस्थ कलेक्टर भूरे ने जिस तरीके से जल जीवन मिशन को लेकर पीएचई विभाग के अफसरों को चेताया है कि जल्द से जल्द योजना को पूरा किया जाए। योजना कहां से पूरा हो, कैसे पूरा हो? यह भी कहा है कि यदि कोई ठेकेदार लेट लतीफी कर रहा है तो उसे निरस्त कर दो, दूसरा ठेके दो। कहां से ठेकेदार काम करे? पैसा है नहीं। राज्य और केंद्र के झगड़े में जल जीवन मिशन का पैसा रुका है। ठेकेदार कब तक उधारी लेकर, बाजार से ब्याज लेकर काम को पूरा करे? पैसा दिया नहीं जा रहा है, काम अधूरा पड़ा है और पीएचई के अफसरों को धमकाया चमकाया जा रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि काम पूरा करे वरना ठेकेदारी निरस्त कर दी जाए। कैसे होगा ये? दूसरी तरफ कल प्रतिनिधि मंडल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के कुछ प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उनकी महंगाई भत्ता और एचआर को लेकर मांगे हैं। उनमें से ये कहा गया है कि 6% 7% महंगाई भत्ता कर दिया जाएगा, वो 12% में अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि यदि 22 तारीख से आंदोलन किया जाता है या आंदोलन 22 तारीख को अनिश्चितकालीन जारी रहता है तो वो 4 दिन का वेतन जो काटा जा रहा है वह वापसी नहीं होगी, वह काटा जाएगा। यदि पैसा लेना है, 4 दिन की कटौती से बचना है तो आंदोलन से बचे। क्या यह एक तरह से सत्ता की धमकी नहीं, चेतावनी है? क्या कहें इसे? लेकिन वर्तमान दौर में यही सब कुछ चल रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक आप देखें तो जिस तरीके से आम आदमी परेशान है महंगाई को लेकर और सत्ता अपनी राजनीति में व्यस्त है, वह बड़े उद्योगपतियों का, डिफाल्टर उद्योगपतियों का रिटर्न आपको रेवड़ी नहीं कहती है। कांग्रेस ने तो इसे गजक कह दिया है। लेकिन जो न्यूनतम जरूरत की चीजें हैं, क्या है न्यूनतम जरूरत की चीजें? क्या बिजली और पानी वर्तमान दौर में न्यूनतम जरूरत की वस्तुएं नहीं हो गई हैं? क्या सिर्फ दूध, पनीर, दूध, घी ही न्यूनतम जरूरतों की वस्तु है? न्यूनतम जरूरत की वस्तुओं पर भी टोका टाकी की जाए और आम लोगों के पहुंच से दूर रखा जाए और मनमाने टैक्स वसूला जाए, खजाना भरने के लिए हर संभव कोशिश किए जाए, इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच कर खजाना भरा जाए और आम लोगों पर टैक्स की मार लगातार की जाती रहे, तो आम आदमी क्या करे और कैसे करे? विपक्ष कैसे करे? विपक्ष के सामने तो सबसे बड़ा सवाल एका का है। विपक्ष एक नहीं हो सकता। क्यों? इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे।
जिस नीतीश कुमार के आने के बाद विपक्ष में जान फूकी है, उस विपक्ष में किस तरीके से विवाद है। अधिकांश राज्यों में तो उन्हें कांग्रेस से ही लड़ना है। तब विपक्ष क्या कांग्रेस के बैनर तले एक हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। आपस में झगड़े अलग हैं, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है। ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, कौन नहीं बनना चाहता है प्रधानमंत्री? क्या वे सभी कांग्रेस के बैनर तले एक हो पाएंगे? हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।